दोस्तों, मैं साहिब सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल ऑनली स्टडी जोन पर। आज हम लोग मूल विधि के भाग 5 में पढ़ेंगे जनित याचिका के बारे में कि जनित याचिका क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसका योगदान क्या है भारतीय न्याय प्रणाली में। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे सब चीजें एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनित याचिका है क्या। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं जनित याचिका क्या है। तो देखिए क्या था कि 1929 इस समय पहली जनित याचिका डाली गई। ठीक है, 1979 में पहली जनित याचिका डाली गई। जनित याचिका का मतलब ये होता है कि कोर्ट में, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, पहले न्याय प्रणाली में ये सिस्टम था, जैसे मैं पीड़ित हूँ तो मैं कोर्ट में खुद जाऊंगा अपनी शिकायत लेके कि साहब ऐसे मेरी दिक्कत है और मैं पीड़ित हूँ, वकील के माध्यम से मैं शिकायत लेके जाऊंगा, तब कोर्ट उसको क्या है एक्सेप्ट करेगी। यानी कि क्या है, वकील आपको क्या है 1979 से पहले क्या था कि जो व्यक्ति पीड़ित है उसे खुद जाना पड़ता था, ठीक है, कोर्ट में, और वकील के माध्यम से वो अपना वाद दायर करता था। ये 1979 से पहले का मामला था। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे क्या है कि जैसे समाज का जो शोषित वर्ग होता है, जैसे मान लीजिए बहुत गरीब वर्ग है, तो गरीब वर्ग ये सोचता है कि मान लीजिए उसके साथ कोई घटना घटती है या उससे उसके साथ शोषण होता है तो वो सोचता है कि कोर्ट कचहरी चक्कर में क्या पड़ेंगे, हमें न्याय तो वैसे भी नहीं मिलना है, मतलब एक मेंटेलिटी रहती है और वो चुपचाप शांत होके बैठ जाता है। ठीक है, ऐसे ही महिलाओं के साथ में होता था कि महिलाएं क्या है शोषण के विरुद्ध में जाती थी। अब जैसे मुझे पार्यावरण का मामला है, आप जरा बताइए कि न्यायपालिका ये कह रही है कि अगर आप पीड़ित हैं तो आप प्रार्थना पत्र लेके आइए। अब पार्यावरण संबंधित मामलों में बताइए कौन जाएगा प्रार्थना पत्र लेके? पार्यावरण जाएगा तो प्रार्थना पत्र लेकर उसके पास, न्यायालय के पास, और अपना एक वकील करेगा क्या? नहीं करेगा ना सारी चीजें। तो क्या था 1979 से पहले, 79 से पहले यही होता था कि जो व्यक्ति पीड़ित है वो न्यायालय जाए, वकील के माध्यम से अपना वाद दायर करे, फिर उस पर कोर्ट क्या सुनवाई करती थी। ठीक, लेकिन 1979 में क्या हुआ, पहली PIL जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका डाली गई। जनहित याचिका में यह व्यवस्था की गई है कि पीड़ित कोई भी व्यक्ति हो, आप सार्वजनिक मतलब जो हितों से रिलेटेड मामले हों उसमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है, कोई संगठन जा सकता है, अपना जो है याचिका डाल सकता है। जैसे आप लोग जब देखेंगे, उन्होंने पहले इसलिए बात पढ़ाया था आपको, बाद में आप लोग एक चीज देखेंगे कि 1979 से पहले जितने भी वाद होंगे वो आपको व्यक्तिगत वाद मिलेंगे, जैसे केशवानंद भारती हो गया, ठीक है, या मान लीजिए इंदिरा गांधी, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी हो गया, या उसके पहले जो आपका 1978 में मेनका गांधी वाला वाद हो गया, या उससे पहले बेरुवाड़ी केस हो गया, ठीक है, या उससे पहले आपका जो है सज्जन सिंह वाला हो गया, शंकरी प्रसाद हो गया। ये सारे बाद में आप क्या देख रहे हो, कॉमन चीज क्या है कि व्यक्ति जा रहा है। ठीक, इसके बाद क्या आप देखो जरा बात, विशाखा बनाम, ठीक है, नालसा, समझे, पीपुल्स यूनियन लिमिटेड, पीयूसीएल वाद। तो ये जो वाद है आपको एक याद करने का तरीका है, जो संगठन वाले वाद हों, यानी जिसमें कोई संगठन गया हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, वो सारे वाद आपको 1979 के बाद के ही मिलेंगे, उससे पहले के वो वाद नहीं मिलेंगे। क्योंकि उससे पहले का क्या सिस्टम था कि जो व्यक्ति पीड़ित होगा, अगर शंकरी प्रसाद पीड़ित है, शंकरी प्रसाद की जो है मठ की जमीन गई है तो सॉरी केशवानंद भारती अगर पीड़ित है, उनके मठ की जमीन गई तो केशवानंद भारती को ही क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। सज्जन सिंह अगर पीड़ित है, सज्जन सिंह को प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या थी 1979 से पहले थी। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका लेना स्वीकार कर दिया, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो उसके संबंध में कोई दूसरा व्यक्ति जाके अपना जो है प्रार्थना पत्र दे सकता है। यहाँ तक कि जो है न्यायालय स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। अगर न्यायालय को लग रहा है कि कहीं पे लोगों के साथ गलत हो रहा है, कहीं पे पर्यावरण की हानि हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो स्वतः संज्ञान भी ले सकता है न्यायालय। या कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई भी व्यक्ति अब जाकर बिना वकील के माध्यम से, पहले वकील के माध्यम से, बिना वकील के माध्यम से सिर्फ 50 रुपए शुल्क, कितने का शुल्क, सिर्फ 50 रुपए शुल्क के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये होगी आपकी जनहित याचिका। जनहित याचिका का मतलब क्या है, लोगों के या सार्वजनिक हित के मामले में कोई भी व्यक्ति जाकर न्यायालय में अपनी याचिका डाल सकता है। ठीक है, इससे पहले क्या था कि आपको खुद जाना पड़ेगा, जो पीड़ित है उसे खुद जाना पड़ेगा। इस चक्कर में जो गरीब व्यक्ति था, जो शोषित व्यक्ति था, उसे क्या न्याय नहीं मिल पाता था। अब ये चीज हम समझते हैं। देखिए जनहित याचिका सबसे पहले शब्द कहाँ से आया, देखिए जनहित याचिका जो आया है भारत के समय जो इसमें है मामले में, ये अमेरिका की न्यायिक प्रणाली से दिया गया है। अमेरिका की
एक एक करके हम समझाते हैं लोगों को। जनहित याचिका का प्रावधान पूछ देंगे, याचिका का प्रावधान अमेरिकी न्याय शास्त्र या न्याय प्रणाली, ठीक है, ऑब्लिक न्याय प्रणाली से प्रेरित है, इसका मतलब लोग समझ गए कि जो जनहित याचिका पहले सर्वप्रथम अगर पूछ दे, कई प्रकार से पूछ सकता है। पहले पूछ दे कि जनहित याचिका सर्वप्रथम किस देश में आई थी, तो आप लोग बता सकते हैं यूएसए से आई थी, ठीक है। ये सिर्फ सब शब्दों का फेर, अगर पूछ दे कि जनहित याचिका सर्वप्रथम किस देश में आई, लागू की गई, तो यूएसए में। सॉरी, जो भारत में जनहित याचिका प्रणाली है वो ली गई कहाँ से, यूएसए से, ठीक है। भारत में जो जनहित याचिका जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई, यूएसए से ली गई है। देखिए यूएसए में क्या है 1960 के दशक में, ठीक है, और भारत में कब 1980 के दशक में। अब दशक का मतलब समझिए, पहली जनहित याचिका कब दायर की गई, 1979 में, ठीक है। अब जरा ये बताइए 1970 से लेके 80 के बीच में अगर कोई भी काम किया जाएगा, ये किस दशक में आएगा, 1980 आएगा, ठीक है। सॉरी, अगर आपसे पूछ दे कि इमरजेंसी किस दशक में लगी थी, अगर दशक पूछ दे तो आपको क्या 1975 के आसपास लगी थी, ठीक है। तो ये किस दशक में आएगी, 1980 दशक में, यानी कि 80 के दशक में, ठीक है। तो दशक का मतलब आप लोग समझ गए हैं। अगर एग्जैक्ट सन ना पूछ के उसने दशक पूछ ले तो आप लोग बता सकते हैं, जैसे 1979 है ना, तो ये किसमें 80 के दशक में आएगा, ठीक है। तो अगर ये पूछ दे कि अमेरिका में जो है ये जनहित याचिका कब शुरू हुई, या विकास कब हुआ, तो 1960 यानी कि 60 के दशक में। भारत में जनहित याचिका का विकास कब हुआ, 1980 के दशक में, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए भारत में समझते करके कि भारत में कैसे, सबसे पहले जो होगा जनहित याचिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया, अमेरिका के न्याय शास्त्र या न्याय प्रणाली से लिया गया, ठीक है। अब जनहित याचिका में एक और चीज पूछ देगा तुमसे कि जनहित याचिका जो है, ये पूछ देगा जनहित याचिका किस माध्यम से भारत के उसमें आई है, ठीक है, न्याय प्रणाली में आई है, पूछ देगा। देखो ऑप्शन दे देगा, संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत, संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। दूसरा दे देगा संविधान में, संविधान में शुरू से ही मौजूद थी, ठीक है, शुरू से मौजूद थी, शुरू से मौजूद थी। थर्ड दे देगा न्यायिक सक्रियता के कारण, ये हम शब्द बताएंगे आपको, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, न्यायिक सक्रियता के कारण, सक्रियता के कारण। चौथा दे देगा अध्यादेश के माध्यम से लाया गया। ऐसा ही मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दिए। मेरा इंटेंशन ये है कि आप लोग फैक्ट के साथ साथ जो लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल बनते हैं उन्हें भी आप अच्छे से कर पाए, क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड क्या होता है, कभी भी सवाल बनते हैं और आपको समझ में नहीं आते हैं। तो मेरा मोटो बस एक है कि आपको लैंग्वेज से रिलेटेड भी सवाल जो बने आप कर पाओ, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो। तो देखिए जनहित याचिका जो आई है वो आया है आपकी न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। न्यायिक सक्रियता में पहले क्लास में बता चुका हूँ, आज भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए न्यायिक सक्रियता क्या होती है, जब कोर्ट जो यानी न्यायपालिका हमारे हैं 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। जब न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगे या विधायिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगे तो उसे क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं, ठीक है, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। या इसमें दूसरा ऑप्शन दे देता है आपका न्यायिक निर्णय के माध्यम से, ठीक है, तो ये भी सही है। या कह दे सुप्रीम कोर्ट की अति सक्रियता के तहत आई है, तो वो भी सही है। मतलब ये सिर्फ शब्दों का फेर है थोड़ा थोड़ा। तो न्यायिक सक्रियता समझ में आई कि मान लीजिए कानून बनाना किसका कार्य है, विधायिका का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर देता है। जैसे विशाखाबाद आप लोगों ने पढ़ा था, विशाखाबाद में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, दिशा निर्देश जारी करता है, किस संबंध में जारी करता है, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में। तो ये न्यायिक सक्रियता का काम हो गया कि नहीं हो गया। तो न्यायिक सक्रियता क्या होती है, जब वो न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप करती है। हम लोग आगे बात करते हैं इसके।
न्यायिक सक्रियता के आगे बात करते हैं हम लोग। आप लोग समझ में आ गया किससे आया ये चीज? न्यायिक सक्रियता से आई। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के न्यायशास्त्र से लिया गया है। भारत में किस दशक में शुरू हुआ? 1980 के दशक में। अमेरिका में किस दशक में शुरू हुआ? 1960 के दशक में शुरू हुआ। अब हम इसके आगे बात करते हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं आगे। तो भारत में जो सबसे पहले आपका जो कहते हैं जनहित याचिका का जो बीज बोए गए थे, जनहित याचिका, जनहित याचिका के जो पहले बीज बो गए थे, एक मुंबई कामगार बनाम तुम्हारा था मामला ये मुंबई कामगार बनाम, ये मामला था आपका कामगार बनाम अब्दुल थाई बनाम अब्दुल थाई, ठीक है। ये मामला था 1973 का। देखिए इस मामले में जो सुन रहे थे हमारे वो थे कृष्ण अय्यर, ठीक है, जिनका नाम क्या था? न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर। ये क्या कर रहे थे? इस मामले को सुन रहे थे, ठीक है। तो अब ये मामला किससे? मुंबई कामगार लोगों से है, यानी मजदूर लोगों से है। तो मजदूर लोगों में से ऐसा था कि इनका क्या क्या कर दिया गया था, जैसे मान लीजिए बोनस मिलता है तो बोनस रोक दिया गया, ठीक है। तो अब क्या है कि या तो व्यक्ति का सारे जाए मजदूर एक एक करके कि जो है मतलब मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत, मुझे ये दिक्कत है, ठीक है। इससे क्या बहुत सारे जो है जो कागज आ जाएंगे आपके पास, बहुत सारी कंप्लेन आ जाएगी और सब पे सुनवाई करना थोड़ा मुश्किल चीज हो जाती है। तो मुंबई कामगार मामले में यही हुआ कि इन्होंने ये कहा, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने ये कहा कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति अगर खुद नहीं आ सकता है न्यायालय, तो उसके जगह कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति अगर प्रार्थना पत्र डालता है या मान लीजिए याचिका दायर करता है, तो हम उसको ऐसे ही मानेंगे जैसे कि मतलब हमारे पास पीड़ित की ही याचिका आई हुई है और जो है हम उसके संबंध में क्या करेंगे? सुनवाई करेंगे। यानी कि ये पहला मामला था जिसमें जो है इन्होंने कहा, मतलब इसमें लागू नहीं किया, कहा इसमें कि जो है मतलब जो है अब क्या है कि जरूरी नहीं कि पीड़ित व्यक्ति ही वो दायर करे आके याचिका, कोई भी आकर याचिका दायर कर सकता है। तो ये किसमें? मुंबई कामगार बनाम अब्दुल थाई 1973 का मामला है ये। इसमें इन्होंने ये कहा है, सॉरी 1976 का मामला है, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बात कही है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि अगली याचिका जो आती है 1979 में आती है और ये जो है ये जो बात कहते हैं यानी कि पीड़ित अगर कोई व्यक्ति हो तो उसके संबंध में कोई और व्यक्ति भी आकर प्रार्थना पत्र दायर कर सकता है, ठीक है। तो अब 1979 में क्या होता है कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे बात पढ़ाए हुए हैं बिहार के संबंध में, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के संबंध में। इस जगह क्या होता है इस टाइम पे, इस 2-3 दशक में क्या होता है कि बहुत से लोग क्या होता है कि जेल में बंद होते हैं, वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है, थाने में मृत्यु हो जाती है, पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाती है। और बहुत से ऐसे कैदी होते हैं जो विचाराधीन कैदी होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर क्या होता है कोर्ट का प्रोसेस क्या होता है लंबा होता है। कोर्ट का प्रोसेस क्या होता है लंबा होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग कोई मुकदमा लिखा गया थाने पे, तो क्या हुआ किसी व्यक्ति की मान लीजिए तो 7 साल से नीचे सजा में गिरफ्तारी नहीं होती है, पहले मान लीजिए हो जाती थी। अब किसी व्यक्ति क्या किया, गिरफ्तार करके हम उसको जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद क्या है कि हो सकता है उस मुकदमे को 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल थाने पे ही चल रहा है, 5 साल हो गए थाने पे ही चल रहा है। हो सकता है 5 साल की सजा का मामला है, 5 साल थाने पे ही चल रहा मुकदमा। उसके बाद वो मुकदमा यहाँ से जाएगा कोर्ट में, हो सकता है 5 साल 10 साल कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। सजा उस मुकदमे में हो सकता है 5-7 साल की है, लेकिन चल कितना 10 साल रहा है और तब तक वो व्यक्ति कहाँ पे जेल में बंद है। पता चला जो जितनी उसकी सजा है उतना ऑलरेडी वो समय से पहले जेल में काट चुका है, जबकि अभी तक उसको सजा मिली भी नहीं है। तो ऐसे ही मामला होता है बिहार के जेलों में। क्या होता है 40,000 विचाराधीन कैदी जो है बिहार के जेल में बंद होते हैं, यानी जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा होता है, और वो लोग क्या होते हैं बिहार के जेल में बंद होते हैं। इस पर ये क्या होता है, एक होता है कपला हिंगोरानी करके एक होती है वकील, एक जो वकील होती है आपकी
कपला हिंगुरानी करके, कपला हिंगुरानी करके ये क्या करती हैं, ये जनहित याचिका डालती हैं, ठीक है। और जनहित याचिका किसके तरफ से डालती हैं, जो पीड़ित होती है वहां पर, उसका नाम होता है आपका हुसैन आरा खातून, हुसैन आरा खातून, खातून बनाम बिहार राज, बिहार राज 1979 का ये बात होता है। इसमें क्या देखिए, कपला हिंगोरानी जो है ये वकील हैं, ठीक है, और ये क्या है, याचिका दायर करते हैं, ठीक है। और किसकी, हुसैन आरा खातून की तरफ से। हुसैन आरा खातून क्या होती है, पीड़िता होती है यहाँ पे। और बनाम बिहार राज्य की, इनके जो है घर से मेंबर का आमद होता है, जेल में निरुद्ध होता है, और उससे क्या होती है, विचाराधीन होता है। तो ये पहली याचिका, अगर पूछते कि पहली जनहित याचिका कौन सी है, तो कौन सी है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज। किसने दायर की थी, कपला हिंगुरानी ने। इसीलिए कपला हिंगुरानी क्या कहते हैं, जनहित याचिका की जननी, जनहित याचिका की, याचिका की जननी कहते हैं इसे, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि पहली जनहित याचिका किसने डाली थी, उन्होंने डाली थी। और इस जो याचिका की सुनवाई करते हैं वो कौन होते हैं, पीएन भगवती। इस याचिका की सुनवाई कौन करते हैं, पीएन भगवती, ठीक है। और ये आदेश देते हैं कि जो 40,000 कैदी हैं उनको क्या कर दिया जाए, विचाराधीन जो कैदी हैं उनको क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, 40,000 कैदियों को। समझ में आ गया। तो जो पीएन भगवती होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, जनहित याचिका का जनक कहते हैं, ठीक है, याचिका का जनक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक बात चीज आपको समझ में आ गई कि कौन जनक है और कौन जो है तुम्हारा वो है जननी है, ठीक है। इसके अलावा जब इस समय जो कोड जब सुना जाता है, अक्सर आपसे पूछ सकता है सवाल, इसलिए मैंने इस चीज को ऐड की है कि इस समय जो वो होते हैं मुख्य न्यायाधीश हमारे जो होते हैं, उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है सीजीआई जो होते हैं इस समय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम होता है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, विष्णु चंद्र चूड़। इस समय हमारे सीजीआई कौन होता है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ इस समय सीजीआई होते हैं। इनके पीठ में 2 और मेंबर होते हैं, यानी कि इनके साथ में जो ये जो फैसला सुनाते हैं इनका 2 और मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज होगी टोटल आपकी पूरी कि जनहित याचिका का प्रावधान कहाँ से लेगा, अमेरिका से। भारत में कब शुरू हुआ, 1980 के दशक में, या डेट पूछ ले, एक्चुअल मंथ पूछ लेगा, 1979 में पहली जनहित याचिका कब दायर की गई, 1979 में। किसने दायर की, कपला हिंगुरानी ने। जनहित याचिका कौन सी, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज। इसीलिए कपला हिंगुरानी क्या कहते हैं, जनहित याचिका की जननी कहते हैं, ठीक है। पीएन भगवती कौन थे इस मामले में फैसला सुनाने वाले, इसीलिए जनहित याचिका का जनक नहीं कहते हैं पीएन भगवती को। इसमें सीजीआई कौन थे, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। और यही पीएन भगवती 1985 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बनते हैं, ठीक है। और ये जो है आपके कृष्णा मूर्ति, ये कभी सीजीआई नहीं बनते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर पूछ दे लगे आपसे, अगर सवाल ये से बन रहा है जो है CIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, के विकास में, तो अगर पूछ दें कि इनके विकास में किसका विशेष योगदान रहा है, पीएन भगवती का, और उसके अलावा कृष्णमूर्ति अय्यर, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर का, तो किनका विशेष योगदान रहा है CIL के विकास में, पीएन भगवती का और कृष्ण अय्यर का, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। और हम लोग आगे बात करते हैं इसके, ये चीज होगी। अब देखिए जनहित याचिका कहाँ कहाँ दायर की जाती है, इसके संबंध में हम लोग लिखते हैं, पहले पढ़ेंगे हम लोग। अब जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है वो समझेंगे, किन मामलों में जनहित याचिका दायर की जाती है वो समझेंगे, किन मामलों में दायर नहीं की जाती है वो समझेंगे, ओके, ठीक है।
देखिए आपकी जनहित याचिका जो है, जनहित याचिका, जनहित याचिका आप लोग खुद समझिए, थोड़ा मैं बताता हूँ। देखिए जनहित याचिका जो दायर की जाती है वो जनहित के मुद्दों में दायर की जाती है। किसके? जनहित के जो कार्य होते हैं या सार्वजनिक जो कार्य होते हैं, सार्वजनिक हित के लिए हित के कार्यों में दायर की जाती है। ठीक है। सेकंड देखिए, जैसे पर्यावरण हो गया, पर्यावरण MC मेहता की बहुत ही जो है फेमस वो है जनहित याचिका। ठीक है। पर्यावरण के अलावा जैसे महिला से संबंधित मामले हो गए, कोई शोषण से, जैसे आपने वो पढ़ा होगा क्या कहते हैं विशाखा वाला। ठीक है। तो ऐसे जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट में लोग घायल हो गए, उसको उसके इलाज के लिए जैसे आपने प्रेमानंद कटारा का परमानंद कटारा बात पढ़ा होगा। ठीक है। इसके अलावा ऐसे मामलों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक डी के बसु ने बात पढ़ाया आपको। डी के बसु बाद में क्या होता है, जेल में जो जो क्या कहते हैं न्यायिक हिरासत में लोग मृत्यु हो जाती है, उनके संबंध में जनहित याचिका दायर की। तो क्या है कि आप ऐसे मामलों में, पर्यावरण के मामलों में, ठीक है, सड़क खराब है उनके मामलों में, ठीक है, पुल नदी स्वच्छ नहीं है, मान लीजिए पानी लोग गंदा कर रहे हैं, या मान लीजिए एक प्रकार से जो है जो सभी लोगों से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे वन कट रहे हैं इसके संबंध में। ठीक है। इसके अलावा जो जैसे मान लीजिए महिलाओं के सुरक्षा संबंधित मामला है, बच्चों की सुरक्षा संबंधित मामला है, SC ST के शोषण से संबंधित मामला है, मजदूर वर्ग के शोषण से संबंधित मामले हैं। इन मामलों में आप क्या कर सकते हो, सार्वजनिक हित के मामले इसमें जनहित याचिका दायर कर सकते हो। ठीक है। जनहित याचिका दायर करने के लिए मैंने खर्चा दायर कितना रुपये आता है, 50 रुपये आता है, वो भी बिना वकील के माध्यम से आप दायर कर सकते हो। ठीक है। तो सार्वजनिक हित के कार्यों में, सार्वजनिक हित के कार्यों में क्या करते हैं, जनहित याचिका दायर करते हैं। किसमें? महिलाओं, SC ST, बच्चों, मजदूर वर्ग, इनके शोषण से संबंधित मामले हो कोई। ठीक है। या तुम्हारे पर्यावरण संबंधित मामला हो, सड़क परिवहन इत्यादि संबंधित रिलेटेड मामला हो, इनमें क्या कर सकते हो आप, जनहित याचिका दायर कर सकते हो। ठीक है। अब नहीं दायर कर सकते हो किसमें, जरा देखना, जनहित याचिका नहीं दायर कर सकते हैं। ठीक है। नहीं दायर कर सकते हैं, समझिए कि क्या क्यों बताते हैं। देखिए जनहित याचिका जैसे क्या है, किसी व्यक्ति के खिलाफ, सपोज करो किसी व्यक्ति ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, अब तुम उसमें जाकर जनहित याचिका नहीं दायर कर सकते हो। उसमें भाई थाने चौकी आपके लिए बने हुए हैं, बाकायदा आपके लिए लोग हैं, आप यहाँ कंप्लेन करो, आपकी शिकायत का निवारण होगा। यानी कि निजी व्यक्ति के विरुद्ध, निजी व्यक्ति के विरुद्ध दायर नहीं होगा। ठीक है। ये क्या होगा, जैसे कोई मान लीजिए कोई केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, या उसकी कोई बॉडी है, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के वित्त पोषित कोई संस्थान चल रही है, उनके विरुद्ध आप क्या करेंगे, जनहित याचिका दायर करेंगे। ये समझ में आई? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई बॉडी हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन कोई वित्त पोषित कोई संस्था चल रही हो, इनके खिलाफ आप जनहित याचिका दायर करेंगे। कि निजी व्यक्ति के विरुद्ध जनहित याचिका नहीं दायर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखो, मकान, किराए, वेतन, पेंशन, इनके संबंध में आप दायर नहीं करेंगे। जैसे मान लो मकान मालिक और किराएदार के बीच में झगड़ा हो गया, इसके संबंध में आप जनहित याचिका नहीं दायर कर सकते हैं। ठीक है। ये चीजें क्या है, जनहित याचिका में के अंतर्गत नहीं आती हैं। अब बात करते हैं, ये सारी चीज समझ आ गई आपको, कहाँ दायर कर सकते हैं, सार्वजनिक के कार्य हो वहाँ पर किसके अगेंस्ट दायर कर सकते हैं, कोई केंद्र सरकार राज्य सरकार की कोई बॉडी हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार हो, चाहे ठीक है, नगर पालिका हो उसके विरुद्ध, या उसकी कोई बॉडी हो। ठीक है। या मान लो उसके वित्त पोषित कोई संस्था हो, उनके विरुद्ध क्या कर सकते हैं आप, दायर कर सकते हैं। महिलाओं शोषण संबंधित मामला हो, बच्चों शोषण संबंधित मामला हो, SC ST शोषण संबंधित मामला हो, मजदूरों के शोषण से संबंधित मामला हो। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सार्वजनिक हित के मामले, पर्यावरण संबंधित कोई मामला है, इनमें आप दायर कर सकते हैं। आप निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं दायर कर सकते हैं। ठीक। मकान किराए, वेतन, पेंशन इत्यादि के संबंध में आप जनहित याचिका नहीं दायर कर सकते हैं। ठीक। तो जनहित याचिका समझ में कहाँ दायर कर सकते हैं, कहाँ नहीं दायर कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में। और 226 के तहत कहाँ
हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए जनहित याचिका का फुल फॉर्म तो मैंने बताई दिया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। ठीक है, तो पूरी ये सारी चीजें हमारे में थी। जनहित याचिका दायर करने का फीस क्या लगती है, न्यायिक फीस, जनहित याचिका की फीस देखिए फीस जो है इसकी मात्र 50 रुपये है। ठीक है, तो आपको पूरा जनहित याचिका का मैं एक बार ओरली बता देता हूँ। देखिए क्या क्या है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के न्यायशास्त्र से। अमेरिका में कब इसकी शुरुआत हुई, 1960 के दशक में। भारत में कब हुई, तो 1980 के दशक में। जनहित याचिका का जो पहला जिक्र किया गया जिस बात में, वो कौन सा बात था, मुंबई कामगार बनाम अब्दुल थाई, और 1976 का बात था, जिसमें किसने फैसला सुनाया था, कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर जी ने, कि आप जो है कोई व्यक्ति पीड़ित हो, उसके संबंध में कोई दूसरा व्यक्ति भी जाकर बात दायर कर सकता है। इससे पहले क्या प्रावधान था कि जो पीड़ित होगा वही आकर और वकील के माध्यम से क्या करेंगे, प्रार्थना पत्र देगा, तब हम सुनवाई करेंगे उस पर। लेकिन इसमें क्या होगा, चेंज कर दिया। फिर पहली जनहित याचिका किसने दायर की, कपिला हिंगोरानी ने। इनको जनहित याचिका क्या कहते हैं, जननी कहते हैं। कब दायर की, 1979 में। कौन सा है, हुसैन आरा खातून बनाम, ये वाला बाद है आपका, ठीक है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, कब का, 1979 का। उनके क्या पति वहाँ पर, सर उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो वहाँ निरुद्ध होते हैं। और ये किस संबंध में होता है, बिहार में 40,000 से ज़्यादा विचाराधीन लोग जो बंद होते हैं जेल में, उसके संबंध में होता है। इस पर सुनवाई कौन करते हैं, PN भगवती सुनवाई करते हैं इस जनहित याचिका में। और 40,000 लोगों को जो विचाराधीन कैदी होते हैं, विचाराधीन का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर सजा भी फिक्स नहीं की गई कि तुम मतलब पीड़ित, तुमने क्राइम किया है कि नहीं किया है, यानी कि तुम्हारे ऊपर विचार चल रहा है, अभी तुम्हारे ऊपर क्या है, सुनवाई चल रही है। तुम होता है कि बरी भी कर दिए जाओ, मान लो सपोज करो कोई 7 साल की जेल, 7 साल के मामले में जेल गया, ठीक है, और उसने मान लीजिए वो जेल में है काफ़ी टाइम से, 8-10 साल हो गए उसको जेल में रहते हुए। 10 साल बाद फैसला आया कि भाई तुमने ये क्राइम नहीं किया था, तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। तो भाई सजा से ज़्यादा तो उसने ऑलरेडी काट लिया, उसे बाइज्जत बरी करने का क्या मतलब बना, ठीक है। तो अब ये हम लोग बात करते हैं आगे कि जनहित याचिका में यहाँ तो हो गया, कौन सा बात था, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ठीक है। अब इसी PN भगवती को ही क्या कहते हैं, इनका किसकी जनहित याचिका का जननी कहते, जनहित याचिका का जनक कहते हैं, ठीक है। अब कृष्ण अय्यर और PN भगवती ने क्या है, जनहित याचिका के उसमें मतलब विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनहित याचिका आई कहाँ से, मैंने बताया न्यायिक सक्रियता के माध्यम से जनहित याचिका आपकी आई, ठीक। न्यायिक सक्रियता क्या है, मैंने ये बताया, जब न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करे, उनमें मतलब उनका अतिक्रमण करे, उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखिए किन मामलों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है, मैंने बताया किन मामलों में और कहाँ दायर की जा सकती है, मैं ये बताता हूँ। देखिए जनहित याचिका सार्वजनिक हितों के मामले में, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं संबंधित शोषण के मामले जो हैं, ठीक है, बच्चों संबंधित शोषण के मामले, SC/ST संबंधित शोषण के मामले हैं, मजदूरों संबंधित शोषण के मामले हैं, या मान लीजिए कोई पर्यावरण संबंधित मामला है, ऐसे मामलों में आप क्या है, या कोई सड़क परिवहन इत्यादि को लेकर जो मामले हैं, उनसे संबंधित मामलों में आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। 226 के तहत कहाँ, हाई कोर्ट में। फीस कितनी रुपए है, 50 रुपए है। इसका किसमें दायर नहीं कर सकते हैं, आप किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध दायर नहीं कर सकते हैं। आप जो है क्या कहते हैं, जैसे मकान किराया भत्ते को लेकर विवाद है, वेतन को लेकर विवाद है, पेंशन को लेकर विवाद, इस संबंध में आप दायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने एक चीज बताई, 32-226 समझा गया। इसके अलावा जैसे क्या है कि कोई मतलब कोई केंद्र सरकार की बॉडी है, या केंद्र सरकार की खुद की कोई मतलब वो है कोई संस्था, वित्त पोषित संस्था है, यानी इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। राज्य सरकार की कोई वित्त पोषित यानी फाइनेंशियली सपोर्ट की हुई बॉडी हो, या उनकी खुद की कोई पर्सनल बॉडी हो, या खुद राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो, या नगर पालिका हो, इनके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, आप दायर कर सकते हैं। तो आपको चीज़ें आई थिंक पूरी समझ में आ गई होंगी। तो ये मेरा जनहित याचिका की जो है क्लास थी, ये खत्म हो गई। और इसमें क्या है, इसके जो मतलब इसके जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मेरे खुद के जैसे मैंने पढ़ाई की थी, वो नोट्स हैं, वो आपको क्या है कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर मिल जाएगी आपको आराम से, ठीक है, ओके। उसका आपका डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के लिंक के नीचे मिल जाएगा।
और हाँ मतलब आपने जो पहले भी वीडियो नहीं देखे हुए, बाद आप नहीं देखे हों, वो जरूर देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहे। अगर आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा पूरा कि आपके डाउट सारे क्लियर किया जा सके। ओके, थैंक यू।